दोस्तों, समस्याएँ व्यक्तिगत हो या फिर राष्ट्रीय स्तर पे हों, वो हमेशा आपके सामने आती रहती हैं, चुनौतियाँ पेश करती रहती हैं। अभी हाल ही में कुछ ऐसा बदलाव आया है भारत के लिए जिसने एक कहीं न कहीं फिर संकट और सिरदर्दी पैदा कर दिया है और भारत जो है अब इससे कैसे निपटता है, ये देखने लायक होगा क्योंकि जो आईमैक प्रोजेक्ट चल रहा था, थोड़ा-सा आईमैक के बारे में भी आपको बता दूँ तो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो एक तैयार कर रहा है भारत और इसका जो छोर होगा, अंतिम छोर होगा वो फ्रांस होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको लेके बदलाव होने जा रहा है और हो सकता है कि आने वाले समय में जैसा भारत चाह रहा था, वैसा ये कॉरिडोर तैयार ना हो। हालाँकि ये कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये कॉरिडोर भारत का पहुँच यूरोपियन मार्केट तक बढ़ा देगा और आने वाले समय में जो आप देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से जो समस्याएँ खड़ी हो जा रही हैं या फिर जो दूसरे सुएज कैनाल की वजह से जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसको कहीं न कहीं भारत बाईपास करने की कोशिश कर रहा है कि इस पे डिपेंडेंसी, इस पे निर्भरता कम की जाए और एक नया रास्ता निकाला जाए, एक नया गलियारा बनाया जाए, कॉरिडोर तैयार किया जाए, जिससे यूरोप तक के मार्केट तक पहुँच बनाई जा सके और इसी के लिए भारत ने जो है वो आईमैक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। हालाँकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखते होंगे तो, कि भारत एक ज़माने में जो है यूरोप के साथ बहुत अच्छा व्यापार करता था सिल्क रूट के माध्यम से और जो चीन से और भारत से होकर गुजरता था और उस समय जो है वो हिंदू कुश की पहाड़ियों से होता हुआ अफ़गानिस्तान वगैरह से क्रॉस करता हुआ वो जाता था पर्सिया, जिसे आज ईरान कहते हैं, उससे क्रॉस करता हुआ जाता था यूरोप के मार्केट तक। और उसके बाद ही जो है जब भारत का व्यापार और भारत का जो उत्पाद है उसको देख के पूरी दुनिया जो है इतनी ज़्यादा ग्लैमराइज हो गई कि फिर जो है वो भारत की तरफ उनका आकर्षण बढ़ा और शायद यही वजह थी कि भारत को सबकी नज़र लग गई और देखते देखते भारत जो है कई वर्षों तक विदेशी आक्रमण को झेला और लंबे समय तक एक उथल पुथल की जो पूरी स्थिति होती है, अस्थिरता, उससे गुजरा और कई बार भारत पे आक्रमण हुए और कई शासन करने वाले लोगों ने भारत पे अपने अपने तरीके से एक राजनीतिक, एक सरकार, एक शासन की व्यवस्था बनाई और आज भारत जो है आपको इस रूप में देखने को मिलता है। तो कभी उस पर भी चर्चा होगी दोस्तों। फिलहाल जो आईमैक प्रोजेक्ट है जो भारत से होकर यूएई और यूएई से होकर सऊदी अरब, सऊदी अरब से होकर इजराइल और इजराइल से होते हुए यूरोप तक पहुंच रहा था, उसके रूट में बदलाव किया गया है और वो बदलाव करने वाला है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने इस रूट को इजराइल की तरफ घुमाने से ज़्यादा बेहतर ये सोचा है कि इस रूट को क्यों ना सीरिया की तरफ से घुमा दिया जाए। अब सीरिया की तरफ से घुमाने का जो कारण है वो सऊदी अरब की अपनी निजी दिलचस्पी है, लेकिन चूंकि एक बहुत लंबा रास्ता सऊदी अरब से होकर निकल रहा है तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और अपनी एक सुप्रमेसी, अपनी एक वर्चस्व जो है वो बना के रखना चाहता है मिडिल ईस्ट के भीतर। हालांकि भारत जो है वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको बताया कि अभी एक नया बवाल शुरू हो गया है भारत के लिए और भारत इस पर क्या स्टैंड लेता है इसके बारे में भी देखना होगा आगे चल के, क्योंकि अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है उसमें तो साफ साफ सऊदी अरब ने कह दिया है कि भाई इसे जो है आप सीरिया की तरफ से घुमाइए। अच्छा, सीरिया के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ तो सीरिया जो है वो सिविल वार का एक अड्डा बन के रह गया है और सन 2011 जब वहाँ पे अरब स्प्रिंग हुआ, अरब स्प्रिंग का जो प्रभाव वहाँ पड़ा, आपको जानकारी होगी कि अरब स्प्रिंग जो है वो ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था और ट्यूनीशिया के बाद जो है उसने जो है बाद में इजिप्ट वगैरह जो है वो भी देश ट्यूनीशिया हो चाहे लीबिया हो चाहे इजिप्ट हो, जहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे करप्शन बहुत बड़ा एक मैटर था और इसके साथ साथ लोग जिस तरीके का वहाँ नॉर्म्स था, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, लॉ एंड ऑर्डर था, उससे लोग कहीं ना कहीं परेशान हो गए थे, जिसके कारण जो है ये अरब स्प्रिंग हुआ और इसकी आँच पहुंची सीरिया तक। अब सीरिया तक जब इसकी आँच पहुंचती है तो वहाँ पे जो उस समय जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे बशर अल असद, वो इसको पसंद नहीं करते थे और उन्होंने इसको क्रश करने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, तो इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट को फिर जब उन्होंने दबाया बाय द हेल्प ऑफ आर्मी, फौज के द्वारा, तो फिर ये जो है आग और भड़क उठी, क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में
जहाँ पे अमेरिका का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है, तो अमेरिका कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं उस देश में सिविल वॉर हो, और अमेरिका जो है उसी सिविल वॉर के थ्रू जो है अपना वहाँ एक वहाँ पपेट गवर्नमेंट बैठा सके। आज भी कोशिश हो रही है, भारत में भी यही करने की कोशिश की जा रही है। जंतर मंतर पे जो आप देख रहे हैं वो एक सैंपल ही आप समझ लें कि अगर भारत में भी इस तरीके से देखिए डायरेक्टली देखा जाए तो हमारे देश की जो सरकार है उसको चैलेंज करना अभी आज के समय बड़ा मुश्किल है। तो अमेरिका जैसे देश और चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत भी जो है वो डिस्टर्ब थोड़ा हो जाए और यहाँ पे सिविल वॉर वगैरह हो जाए, तो उसके आड़ में फिर अपना जो गेम खेला जा सके। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब वो अच्छा, एक बात बड़ी अच्छी है दोस्तों कि सीरिया जो है वो पूरा एक एक्सपेरिमेंट का सेंटर बन गया। पिछले 15-16 साल में अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो सीरिया है वो एक्सपेरिमेंट का अड्डा बन गया, प्रयोगशाला बन गया है, जहाँ पे विश्व के बड़े बड़े जो देश हैं वो अपने अपने हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, सैन्य ताकत दिखाते हैं, और इसके साथ साथ जो नए उन्होंने हथियार और एक्सप्लोजन जो डेवलप किए हैं उसका वो परीक्षण करते हैं, और इसके साथ साथ एक मिलिट्री का ट्रेनिंग सेंटर बन गया है। रूस भी इसमें घुसा, रूस भी जो घुसा उसने कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड को ये दिखाने की कोशिश की कि मैं अपने देश से बाहर निकल के बहुत दूर आगे तक जाके अपने फौज को भेज सकता हूँ और वहाँ पे जो है एक कैंपेन चला सकता हूँ। और वहाँ का जो एक कुर्द फोर्स थी जिसको अमेरिका का सपोर्ट था, तो इधर जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट में रूस खड़ा हो गया, और रूस ने जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लड़ाई लड़ी, और जो अमेरिका जो है वो उन रिबेलियन की तरफ से जो कुर्द फोर्स थे उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी, और इसके कारण जो है पूरा का पूरा जो है सीरिया जो है एक अड्डा बन गया, सेंटर तैयार हो गया। अब इसके बाद होता क्या है कि लंबे समय तक चूंकि वहाँ पे इंस्टेबिलिटी थी, तो कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में मौका मिल जाता है उन लोगों को अपना एक वर्चस्व स्थापित करने का जो लंबे समय तक वेट करते हैं। तो इसी का फ़ायदा उठा के वहाँ पे ISIS आ जाता है। और आप जानते हैं कि आज के समय में अगर आप ISIS का इलाका देखें तो वो कुछ हिस्सा इराक का और कुछ हिस्सा सीरिया, उसको लेके वो पूरा का पूरा बैठा हुआ है। तो अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी बनी हुई है सीरिया के भीतर। अब यहाँ पे अफगानिस्तान का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा है दोस्तों, ये समझ वाली बात है। अब इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है? क्योंकि देखा जाए तो सीरिया जो है, थोड़ा सा सीरिया के बारे में जानकारी रखना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों सऊदी अरब जो है इस पूरे आईएमएफ को घुमा के लेके जाना चाहता है सीरिया के थ्रू यूरोपियन मार्केट में। दोस्तों सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ, उस सिविल वॉर को एक तरफ से अमेरिका और सऊदी अरब ये दोनों सपोर्ट कर रहे थे, और वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से रूस और ईरान खड़े हो गए थे। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो पूरा इलाका था ये कन्वर्ट हो गया अपने आप में एक जोन के तरह, और यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा का पूरा युद्ध लड़ा गया। अब सीरिया कहीं ईरान की तरफ ना घूम जाए या उसके शैडो में ना चला जाए, इससे उसे बाहर निकालने के लिए और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सऊदी अरब परेशान है। वो चाहता है कि सीरिया किसी भी तरीके से ईरान की तरफ ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में दो बड़े देश हैं, एक आपके सऊदी अरब है और दूसरी तरफ ईरान है। और यहाँ पे पूरी कोशिश होती है क्यों मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि सऊदी अरब और ईरान के बीच में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इश्यूज नहीं है दोस्तों। यहाँ पे ये कहीं ना कहीं शिया सुन्नी की बात आ जाती है, क्योंकि शिया इलाका है ईरान और सुन्नी इलाका है अरब। तो ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस और ये जो इनके जो प्रिंसिपल है उसमें हमेशा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और हमेशा सऊदी अरब चाहेगा कि वो इस पूरे क्षेत्र पे अपनी बादशाहत हासिल कर ले, और ईरान चाहेगा कि किसी भी तरीके से सऊदी अरब के कब्जे में ये पूरा क्षेत्र नहीं जाना चाहिए। ईरान को बैकिंग मिलती है रूस से और सऊदी अरब को बैकिंग मिलती है अमेरिका से। अब इनके लिए एक नया फ्रंट खुल गया, वो था सीरिया, और सीरिया में ये दोनों के दोनों आमने सामने आ गए, ईरान और सऊदी अरब को ये अमेरिका का सपोर्ट और ईरान को रूस का सपोर्ट। तो ये पूरा का पूरा जोन जो है ये लड़ाई का अड्डा बन गया और प्रयोगशाला भी बन गया, जो इससे मैंने आपको पहले ही बताया।
अब वहां पे ये स्टेबिलिटी चाहता है सऊदी अरब, और चाहता है कि अगर वहां पे स्टेबिलिटी आती है तो वो कहीं ना कहीं वो एक ग्रेटनेस दिखाएगा सऊदी अरब के लिए सीरिया। और अभी जो सरकार वहां पे चल रही है सीरिया के भीतर अगर देखा जाए तो वहां पे जो अभी सरकार चल रही है वो बशर अल असद की सरकार तो बहुत पहले ही वहां से हट गई थी, और उसके बाद जो भी फिलहाल जो वहां की जो स्थिति देखी जा रही है अहमद अल शारा इनकी जो सरकार है वो वहां पे चल रही है, वो उनकी सरकार बनी हुई है और ये रन कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक पपेट गवर्नमेंट है जिसको अमेरिका का सपोर्ट मिला हुआ है, तो अमेरिका सपोर्ट से वहां पर सरकार चल रही है। अब अगर ये घूम जाता है और ये यहां से निकलता है तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब जो वहां पे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं और सऊदी अरब जो वहां पे एक अपना पॉलिटिकल इम्पैक्ट दिखाना चाहता है, उसके वजह से सीरिया जो है वो झुकेगा अरब की तरफ। और आईमैक का वहां से निकलना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अगर वहां से आईमैक निकलता है तो आप समझ लें कि सीरिया की पहुंच सीधे सीधे दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में हो जाएगी, एक एशियन कॉन्टिनेंट में हो जाएगी और दूसरा यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हो जाएगी। तो ये भी बहुत मायने रखता है। यही कारण है कि सऊदी अरब पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि सीरिया इसमें शामिल हो जाए आईमैक में, जबकि भारत डिस्टर्ब है इस बात को लेकर क्योंकि वो इजराइल को नाराज नहीं करना चाहता। और दूसरा, भारत के लिए इजराइल का इंपॉर्टेंस क्या है वो आप जानते ही हैं। तो इजराइल जो है वो कहीं से भी इस कॉरिडोर से बाहर ना हो, ये इंडिया कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि सीरिया जो है वो इसका हिस्सा बन जाए और इजराइल को बॉयकॉट किया जाए और सीरिया को इसमें शामिल किया जाए। तो ये बहुत बड़ी वजह है दोस्तों जो अभी मैंने आपको बताई है, जहां पे सीरिया का जो रोल है वो काफ़ी अहम हो जा रहा है। और इजराइल जो है वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को अलग थलग महसूस करेगा अगर वहां से ये प्रोजेक्ट कैंसिल होता है तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि जो अभी हम लोग की देश की गवर्नमेंट है वो इजराइल को अलग थलग पड़ने देगी, और इजराइल भी इसका हिस्सा बनेगा। अगर सऊदी अरब जो है सीरिया को इंक्लूड करना चाहता है तो कहीं ना कहीं फिर जो है वो इजराइल को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और इजराइल के साथ भारत की कैसी दोस्ती वो अच्छे तरह से हम लोग जानते हैं। कई युद्ध में इजराइल ने भारत का साथ दिया है, और आज के समय जैसा नेतन्याहू ने भी बोल दिया है, जेडी वेंस जो थे उनके राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, कि आज इजराइल का जो एक बहुत बड़ा एक पावरफुल कंट्री जो इजराइल के साथ खड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही है। कुछ दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, तो इसके उलट बेंजामिन नेतन्याहू ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत भी जैसा एक महाशक्तिशाली देश जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है। तो इजराइल के लिए भारत बहुत ज़रूरी है और भारत के लिए भी इजराइल बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो ये स्थिति है इसके बारे में थोड़ी सी आज हम लोगों ने चर्चा की है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये आईमैक प्रोजेक्ट कहाँ से जाता है, कैसे जाता है, और इसमें इजराइल और सीरिया अभी इन दोनों के ऊपर जो है पूरी तरीके से सब कुछ टिका हुआ है कि क्या होता है और इसका भविष्य कहाँ तक जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नए टॉपिक पे बात करने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।